हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? चलिए, तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ अबाउट एरर एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स में ना फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो मेज़रमेंट प्रोसेस है वो एक कंपैरिजन प्रोसेस है। जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं उसमें कुछ गलती होने के चांसेस होते हैं। गलती को हम एरर या अनसर्टेनिटी बोल देते हैं। अब उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कारण से गलती हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं इन एरर्स के होने के। इसके साथ साथ आपने कुछ मेज़र करा, मान लो लेंथ मेज़र करा, ब्रेड्थ मेज़र करी, और लेट अस सपोज मास मेज़र करा, और किसी फॉर्मूले के अंदर वो सब चीज़ें आ रही हैं, वो यूज़ हो रही हैं किसी और चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपकी मेज़र क्वांटिटीज़ में कुछ एरर होगा तो जो आप रिज़ल्ट फाइंड करोगे बच्चे, उसमें भी एरर आ जाएगा। अब ये एरर्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे हम इनको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशंस में एरर के साथ डील करते हैं, ये सब कुछ इस लेक्चर सीरीज़ में होने वाला है। इसके 2 या 3 लेक्चर्स होंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले बेसिक फंडामेंटल से समझेंगे कि एरर को फाइंड कैसे किया जाता है, एरर होता क्या है। उसके बाद एरर्स के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। सोर्सेज के साथ साथ यही भी डिस्कस किया जाएगा कि एरर्स को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। मान लो अब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिज़िक्स का, उसमें मान लो आपने एक पेंडुलम लिया और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर रहे हो, नोट कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली। उसमें हमें ये देखना है कि अगर अब उस टाइम पीरियड में कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को हम मिनिमाइज़ कैसे करें ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अफेक्ट ना हो, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि एक टर्म होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी या किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन, इन दोनों का फिजिकली क्या मीनिंग है, क्या एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रिसीजन भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम अनसर्टेनिटी या एरर को रिपोर्ट कैसे करते हैं, किस तरह से एक मैथमेटिकल फॉर्म में एरर के साथ मेजरमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, उसका फिजिकल, उसका मीनिंग क्या है। अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं विद एरर्स तो क्या मीनिंग होता है उसका। और इस वीडियो की लास्ट जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी एरर्स के साथ रिलेटेड है। जब भी आप कुछ मेजर करते हो तो कुछ डिजिट्स होते हैं जहां तक हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इतनी मेजरमेंट की इतनी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, इसके आगे वाला मैं डाउटफुल हूँ, तो उससे रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एरर होता क्या है, पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई है, हम इसे पढ़ लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, गलती क्या होती है। मैंने आपको कोई टास्क करने के लिए दी, आपने उस टास्क को पूरा नहीं करा, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं करा, तो ये जो बीच में डिफरेंस है दोनों चीज़ों का, इसे हम गलती या एरर बोल सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अनसर्टेनिटी को वैसे एरर बोला जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये ट्रू वैल्यू कौन सी होती है? देखिए, ट्रू वैल्यू को किसी भी केस में फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। हमारे पास ज़्यादातर ट्रू वैल्यू नहीं होती, कई चीज़ों में हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है। तो जो ट्रू वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अबाउट 100 ऑब्जर्वेशंस, या बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किसी चीज़ को मेज़र किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अभी आपको बोलूं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यू विल से सर इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है। इसमें हमें 9.1 इंटू 10⁻³ जो है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दो हैं। ये सब कुछ हम आगे आगे जाके बढ़ेंगे और समझेंगे। तो 9 और 1 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब ये बता रहा है कि भाई इतनी वैल्यू है, और जो 10⁻³ उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू है इसको हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लेबॉर्ट्री में फाइंड करा, और सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस वैल्यू को थ्योरेटिकली यूज़ करती है। लेकिन आपने कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करा और आप यही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड कर रहे हो, और हो सकता है कि वो वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आपकी मेजर करी हुई वैल्यू का और इस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, उसको हम एरर बोलेंगे। अब ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्केच पेन है, मुझे इस स्केच पेन की लेंथ को मेजर करना है। तो क्या किया जाता है, हम पहले तो कंपैरिजन करते हैं, हमने लेक्चर 1 में देखा था। कंपैरिजन का मतलब है कि भाई इसकी जहाँ पर भी 0 है इस स्केल की, मैं वहाँ पर इसका एक एज रखूँगा
और दूसरा एज मैं यहाँ पे नोट करूँगा तो ये अराउंड 13.1 सेंटीमीटर के अराउंड ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, 13.1 सेंटीमीटर के अराउंड मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको बना भी देते हैं, थोड़ा छोटा मान लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे 7.1 पर आ गया, तो हम इसको लिख देंगे कि ये 13.1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे इस केस में कैसे पता चलेगी? तो मैं स्केल से थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर ले लूँगा, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर से मैंने इसकी लेंथ मेज़र करी और मैंने 1000 बार इसको मेज़र करा, 1000 टाइम्स मैंने इसकी रीडिंग्स ली। तो वो जो 1000 टाइम्स आप रीडिंग्स लेते हो तो क्या होता है कि जो एरर हैं, जो एक सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वो एरर मेजरमेंट में आ जाएंगे। उसमें भी हो सकता है आपने ध्यान से नहीं उसको रीड करा रीडिंग को, या थोड़ा जीरो से आगे पीछे इसको सेट कर दिया, तो उस वजह से कुछ एरर्स आए। लेकिन जब आप 1000 टाइम्स मेजरमेंट्स करते हो और उन 1000 ऑब्जर्वेशंस का आप एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आपके पास आएगी। उसको हम ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने जो रैंडम एरर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया। रैंडम एरर और सिस्टमेटिक दो तरह के एरर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम रैंडम एरर्स को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं जब हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेके बाद में उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि वो वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 13.05 सेंटीमीटर। तो ये इसकी वैल्यू है। वो मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर करा, इसलिए मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा। तो ये वाली जो वैल्यू है जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन लेके आई है, उसको हम बोल देंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है जी। और ये वाली जो है ये एक मेजरमेंट है। एक बार जब मैंने मेजर करा स्केल के साथ, क्लास में मैंने दे दिया बच्चों को कि इसको मेजर करो, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो हमारे पास मान लेंगे इस केस में कि वो मेजर्ड वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो बच्चों ने क्लास में नोट करी है। तो जो एरर है वो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस है। वो ट्रू वैल्यू में से जब हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस केस में 0.05 विद नेगेटिव साइन आएगा, साथ में यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रू वैल्यू हमारी 13.05 है और वो 13.1 है। तो दोनों को मैंने माइनस करा, इतना आया। अब हो सकता है कि अगली ऑब्जर्वेशन जब मैं इसकी लूँ या किसी स्टूडेंट को बोलूँ भी इसको फिर से मेजर करो, तो वो मुझे इसकी वैल्यू दे दे 13.0 सेंटीमीटर। अब ये दूसरी मेजर्ड वैल्यू है MV2। अब फिर से मैं दूसरा एरर कैलकुलेट करूँगा E2, वो कैसे आएगा? ट्रू वैल्यू माइनस MV2। तो जब मैं इसको अब कैलकुलेट करूंगा MV2 को, तो आप देखिए इसमें से उसको माइनस करोगे तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है और ये नेगेटिव वैल्यू भी मेरे पास आ सकती है। तो एरर दोनों तरह का हो सकता है। अब हम इन जनरल एरर्स को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स और एक होते हैं रैंडम एरर्स। तो इनको समझने से पहले हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या है? देखिए, मैंने लेंथ को मेजर करने के लिए जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिए हैं। सबसे पहले मेरे पास ये आम फुट्टा है, आम स्केल है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें हम अगर मान लो एक रोड है, उसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर उस रोड को रख दिया ऐसे करके। ठीक है जी। सबसे पहला काम होता है जीरो के साथ जीरो को कोइंसाइड करवाना। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंड कहाँ पे फिनिश हुआ। तो इस केस में अगर मैं इसको जूम करके भी देखूँ तो इस केस में हमारा जो एंड है वो अभी नहीं पता चल रहा मुझे कहाँ पे है। देखना आप ध्यान से, और थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, तो इसको गिनना है अभी हमें। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है, ये 4.6 है, ये 4.7 है, ये 4.8 है। लेकिन ये क्योंकि लेंथ थोड़ी सी ब्रॉड है और ये 4.8 के भी थोड़ा आगे जा रहा है ना, तो इस केस में मैं कितनी लेंथ लिखूंगा? मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ कि ये जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है 4.8 सेंटीमीटर से, और ये लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम भी है 4.9 सेंटीमीटर से। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 4.8 और 4.9 सेंटीमीटर के बीच में थोड़ी सी हमें कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि हमारी लेंथ इसके बीच में कहीं पे आ गई है। तो इस केस में हम अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, अगर वो मिड में कहीं पर ख़त्म हो रहा है तो आई कैन से इट इज़ 4.85 सेंटीमीटर। बट ये जो मैंने 5 लिखा है इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअल में 5 है या ये 6 है या ये 7 है या ये 8 है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
4.8 तक मैं श्योर हूँ कि 4.8 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है ही है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट डिजिट लिखा वो मैंने डाउटफुल होके लिखा, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्केल लिया, तो यहाँ से अगर मैं 0 से लेके 1 सेंटीमीटर को देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे पास कितनी डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स है ना, 10 डिविजन्स में वो डिवाइड हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 10 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो जो एक डिवीज़न होगी वो 1/10 सेंटीमीटर होगी, मतलब वो कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है उसको हम 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, या मैं कह सकता हूँ वो 1 मिलीमीटर है। तो जब भी मेरी लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ इस रेंज के अंदर आएगी, 1 मिलीमीटर से अगर छोटी लेंथ आप मेज़र करना चाहते हो, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो कम से कम ये मेज़र कर सकता है वही हमारे पास 1 मिलीमीटर है। अब इस चीज़ को अनसर्टेनिटी भी बोला जा सकता है कि जब भी मैं कोई मेजरमेंट करूंगा उसमें 1 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी रहेगी हमेशा जब मैं स्केल को यूज़ करूंगा, ठीक है ना। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट के कारण ये एरर आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये अनसर्टेनिटी आ रही है, विच इज़ ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल अच्छे से कैलिब्रेट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हमने बनाया एक और स्केल। इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिविजन्स हैं, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से गिन लेते हैं, आप गिनो, ठीक है। ये देखो मैं जस्ट डॉट लगा रहा हूँ, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मुझे 10 डिविजन्स नज़र आ रही है, तो टोटल 20 हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि एक डिवीज़न की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 सेंटीमीटर रहेगी। 0.05 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर। यहाँ 1 मिलीमीटर था, यहाँ पे कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर। तो इस नीचे वाले स्केल का इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, मतलब ये उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया, प्रिसीजन। अब आगे जाके एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को समझेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को याद रखना कि प्रिसाइज का क्या मतलब होता है। तो जितना लीस्ट काउंट कम हो जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट का, उतना इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, उतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आप कॉन्फिडेंट रहोगे मेजरमेंट में, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप मेजरमेंट कर पाओगे, ठीक है। देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अभी डिस्कस करेंगे, वो आपस में रिलेटेड है, बट कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ बहुत एक्यूरेट है वो प्रिसाइज ना हो, या फिर कोई मेजरमेंट आपने बहुत प्रिसीजन के साथ करी, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ करी, फिर भी वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो हम एग्जांपल्स करेंगे। अब इसका और छोटा लीस्ट काउंट बनाने के लिए हमने बनाया वर्नियर कैलिपर। ये नीचे वाला जो डिवाइस आपको नज़र आ रहा है इसको वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। या आपकी लैब में भी आएगा +1 की लैब पे, और बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनेगी वर्नियर कैलिपर के ऊपर कि कैसे हम इससे लेंथ मेज़र करते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा इससे भी कम 0.05 मिलीमीटर भी हो सकता है। देखो अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, 0.1 मिलीमीटर लिखा मैंने, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट भी आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल वर्नियर कैलिपर, जो आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और भी सोफिस्टिकेटेड वर्नियर कैलिपर्स हमें मार्केट में मिलते हैं, जिससे आप और भी छोटी लेंथ मेजर कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर का 200th पार्ट, 200वां हिस्सा भी आप मेजर कर सकते हो। वो वर्नियर कैलिपर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ऐसे ही एक और डिवाइस है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसका नाम होता है बच्चे स्क्रू गॉज। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि एरर क्यों आते हैं, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखना ये सब चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ करनी है। तो जो स्क्रू गॉज है वो इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर जो खाली स्पेस होती है वहाँ पर हम कोई चीज़ रख देते हैं जिसकी हमने थिकनेस या लेंथ मेजर करनी होती है, और यहाँ पर एक रोटेशनल स्केल होता है, उसको घुमा के चेक करते हैं, और एक मेन स्केल होता है। तो उसमें हम कितना मेजर कर सकते हैं, इसका जो आमतौर पर लीस्ट काउंट है, देखो यहाँ लिखा ही हुआ है 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा आप इतनी स्मॉल प्रिसीजन से लेंथ मेजर कर सकते हो। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर का 1000th पार्ट
ठीक है, इतनी कम लेंथ प्रिसीजन के साथ इस डिवाइस से, स्क्रू गोज से हम मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसीजन होती है। अभी हमने सिर्फ लेंथ की बात करी, इसी तरह से टाइम को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कुछ क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स, जो 1 सेकंड का भी 100वां पार्ट, 1000वां पार्ट मेज़र कर सकती हैं। कुछ क्लॉक्स हमारे पास जो घरों में लगी हुई हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। तो आप हमेशा सेकंड्स में ही देख पाओगे, वो भी अगर आपको डिविजन्स नज़र आएंगी हर किसी उस पे। जैसे मान लो 1 बजे के बीच में और 2 बजे के बीच में अगर मैंने 60 डिविजन्स बना दी, तो आप 1 मिनट मेज़र कर सकते हो और वहाँ से 1 सेकंड को भी आप आसानी से देख सकते हो। तो इसी तरह से मास को मेज़र करने के लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट लीस्ट काउंट होते हैं, प्रिसीजन होती है। अगर मैं मान लो किसी कबाड़ी के पास चला जाऊँ और कुछ लोहे का सामान मैंने उसको बेचना है, तो वो मेज़र करेगा किलोज़ में, तो वहाँ प्रिसीजन कम होगी। और अगर मैं गोल्ड लेने के लिए मार्केट में चला जाऊँ, तो मुझे ग्राम्स में लेना है, तो और स्मॉल मास और अच्छी एक्यूरेसी तक मुझे मास को या प्रिसीजन तक मास को मेज़र करना है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज वेइंग मशीन्स होती हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए हो। तो ये एरर्स जो है ना, एक तो इनका कारण होता है कि किसी बंदे ने मेज़र करने में गलती कर दी, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से आ रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब या तो वो हमेशा पॉजिटिव आते रहेंगे या वो हमेशा नेगेटिव आते रहेंगे। अगर बंदे की लापरवाही है तो हो सकता है वो ज़ीरो से आगे रख रहा है हर बार उसको, इंस्ट्रूमेंट को, तो या कैलिब्रेशन के कारण है। ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं। ये हम एक पॉइंट याद रखो, ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, या पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव। लेकिन एक एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स। तो जो रैंडम एरर्स होते हैं वो लीस्ट काउंट के साथ रिलेटेड हैं, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसके साथ रिलेटेड हैं। तो वो जो रैंडम एरर्स हैं वो हमेशा बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेके मिनिमाइज़ किए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए 2 तरह के एरर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात करी, गलती होने के चांसेस 2 तरह के हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक, दोज एरर्स विच टेंड इन वन डायरेक्शन, मतलब आइदर पॉजिटिव आते रहेंगे या फिर नेगेटिव आते रहेंगे। ठीक है, इनके सोर्सेज क्या हैं? सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्सेज हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर में सबसे प्रॉपर, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो होती है इनपरफेक्ट डिज़ाइन के साथ या कैलिब्रेशन के साथ। अब कैलिब्रेशन के कारण आ जाता है जीरो एरर। ये जीरो एरर IIT JEE की प्रॉब्लम में बहुत बार आता है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं इनपरफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए जैसे ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप है और इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो डिजिट्स हैं वो मिटे पड़े हैं। अब मेरे पास और अच्छी टेप है ही नहीं है और मुझे इससे लेंथ मेजर करनी है, तो हमेशा मैं यहाँ पर जाके डाउटफुल हो जाऊँगा अगर वो वहाँ पर कुछ जो मार्किंग्स हैं वो मिटी पड़ी हैं। तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारा इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, उस वजह से आते हैं। कैलिब्रेशन क्या होती है? देखो मान लो एक एमीटर है, आप उससे करंट मेजर कर रहे हो सर्किट में। अब एमीटर में ऐसे बना होता है, यहाँ पर ज़ीरो मार्क लगा होता है, यहाँ पर ऐसे ज़ीरो मार्क लगा होता है, और फिर कुछ डिवीजन होती हैं, और फिर छोटी लाइन, फिर कुछ डिवीजन होती हैं, फिर बड़ी लाइन, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब ये नीडल है एम्पेयर मीटर की। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि जब कोई करंट मेजर नहीं हो रहा तब ये जो हमारा एरो है, एरो को दोबारा बना रहा हूँ मैं, तो क्या होना चाहिए कि जब कोई करंट मेजर नहीं हो रहा तो ये जो हमारा एरो है, जो नीडल है एम्पेयर मीटर की, वो ज़ीरो के साथ मैच करनी चाहिए। लेकिन अब उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हो रखी। ये सिचुएशन है, हमारी ज़ीरो तो यहाँ पर है, लेकिन जो हमारी नीडल है वो जब ज़ीरो करंट फ्लो कर रहा था तब यहाँ पे थी, मतलब पहले से ही 2-3 डिवीजन्स आगे चल रही है। तो जब भी आप करंट मेजर करोगे, अगर मान लो 1 एम्पेयर करंट की एक्चुअल वैल्यू है, तो ये नीडल तो हमेशा आगे ही चले, क्योंकि वो ज़ीरो पे ही आ गई थी। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। ये जो ज़ीरो एरर है स्क्रू गोज में भी होता है, क्योंकि उसमें 2 स्केल्स होते हैं, अगर वो कैलिब्रेट नहीं हो रखे अच्छे से तो वहाँ आ जाता है। वर्नियर कैलिपर में भी ये वाला ज़ीरो एरर हमेशा होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जेई में। और ऐसे ही ये एम्पेयर मीटर में या वेइंग मशीन में बहुत जगह हो सकता है जहाँ पर भी नीडल है या 2 स्केल्स हैं। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह का होता है। जब हम इसके ऊपर आएंगे, मैं प्रॉपर एक लेक्चर स्क्रू गोज और वर्नियर पे डालूंगा आने वाले दिनों में, तो उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी। ऐसे ही है इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब मान लो मैंने बोला सिंपल पेंडुलम ले लो और उससे टाइम पीरियड नोट करो, और जो बच्चे हैं वो लेंथ को कांस्टेंट नहीं रख पा रहे, ऊपर से जो गांठ मारी हुई है पेंडुलम की वो थोड़ी ढीली है, तो वो ऑसिलेट होता 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 धागा थोड़ा और निकल गया उसके बीच में से। तो ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें टेक्निक में ही प्रॉब्लम है, तो उस वजह से टाइम पीरियड को मेजर करने में एरर आ जाएगा, और वो एरर या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर धागे की लेंथ लंबी होती चली जा रही है तो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, तो वो एक ही डायरेक्शन में आएगा एरर। ठीक है, तो ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यहाँ होता है। ऐसे ही मान लो कुछ मेजरमेंट्स आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, विंड डिपेंडेंट हैं। मान लो मुझे एक बॉल है, मैंने उसको हाइट से ड्रॉप करना है,
और मुझे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करना एक्सपेरिमेंटली। मैं घर की छत पे चला गया और मैंने एक बॉल ले ली, ऊपर से मैंने छोड़ी बॉल और मैंने नीचे अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया, भाई जैसे ही बॉल नीचे थप्पा खाएगी तूने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। जब मैंने ऊपर से छोड़ी, स्टॉप वॉच ने ऑन कर दी। और अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो हवा चल रही है लेट अस सपोज, तो हवा के कारण बॉल थोड़ी सी लहराएगी, लहराते लहराते नीचे आएगी, तो उस वजह से एरर आ जाएगा उसमें जो आपकी टाइम की मेजरमेंट है। तो उस एरर को हम इस कैटेगरी में लेके आएंगे, सिस्टमेटिक एरर। और तीसरा एरर है पर्सनल एरर। अब ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो मेरा फ्रेंड है, वो थोड़ा लापरवाह टाइप का है। जब मैंने बॉल को छोड़ा था वो घड़ी को ऑन ही नहीं कर पाया और हर बार वो यही मिस्टेक कर रहा है। एक ही मैं छोड़ देता हूँ, पहले छोड़ता हूँ मैं बॉल को और वो घड़ी को बाद में ऑन करता है। तो यहाँ पर एक एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है आपकी मेजरमेंट के बीच में। तो वो पर्सनल एरर है जो केयरलेसनेस के कारण आया और कैजुअल बिहेवियर के कारण आया, और इसको तभी ठीक किया जाता है। ठीक है, तू ध्यान से ले रीडिंग, नहीं तो भाई डंडे बढ़ेंगे। तो पर्सनल एरर को केयरलेसनेस से ठीक किया जा सकता है। तो जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, अब इनको मिनिमाइज कैसे करें। देखो, जब भी आप इन एरर्स को मिनिमाइज करना चाहते हो, या तो आप अच्छे वाले एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स लो, कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ले लो जिसमें पूरी मार्किंग्स हैं। अब वहाँ पे तो सब मिटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बड़े अच्छे से 1 2 3 4 सब आपको नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें अगर मैं सेंटीमीटर स्केल की बात करूँ, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे वाला ये सेंटीमीटर स्केल है 1 0। अब इसमें यहाँ दिक्कत है, यहाँ 0 नहीं नज़र आ रही मुझे, तो उस वजह से 0 एरर आएगा। एक और दिक्कत है, इसका लीस्ट काउंट देखो 1 से लेके 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक आप 2 से लेके 3 सेंटीमीटर को यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, हाँ, तो ये 3 से लेके 4 सेंटीमीटर को ध्यान से देखिए। इसके बीच में डिविजन्स ही नहीं बनाए रखी, मार्किंग्स ही कम है हमारे पास। तो जब मार्किंग्स कम होती है, इसका लीस्ट काउंट 0.5 सेंटीमीटर है, जो बहुत कम, बहुत बड़ा लीस्ट काउंट है, जिस वजह से हम अच्छा प्रिसाइजली मेजरमेंट्स नहीं कर पाएंगे। दूसरा है प्रॉपर केयर लो मेजरमेंट के दौरान। तीसरा, 0 एरर्स को रिमूव करो। आपको पता है कि ये जो नीडल पहले से ही 2 डिवीजन आगे हैं, तो जब भी आपके पास रीडिंग आए, मान लो 1.2 एम्पेयर रीडिंग आई, तो आप उसको 1 एम्पेयर लिख दो। आपको पता है ना 2 डिवीजन आगे है, तो 2.2 एम्पियर का फर्क तो पड़ेगा ही हमेशा, तो वो 0 एरर की करेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं। नोट साथ साथ आपको मिल रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम वाले, बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जेई वाले भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स पर तो भाई किसी का कंट्रोल नहीं है, ये कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इनके। रैंडम एरर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है लीस्ट काउंट एरर। ये जो एरर है ना, ये आप जितनी मर्जी ध्यान दे लो, जितना मर्जी अच्छे से कर लो एक्सपेरिमेंट, ये आना ही आना है। क्योंकि भाई इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ अपनी कैपेबिलिटी है, वो उससे छोटी लेंथ मेज़र ही नहीं कर सकता। जैसे ये मेजरिंग टेप पे फिर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर 9 से लेके 10 सेंटीमीटर तक देखो आप, 9 से 10, 9 और 10 के बीच में एक ही लाइन है। अब मान लो कोई लेंथ मेरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई, मैं यहाँ पे एक मार्क लगाता हूँ। अब यहाँ देखो मैंने एक ब्लू मार्क लगाया 9 सेंटीमीटर के बाद, और 9.5 सेंटीमीटर के बीच में, 9 और 9.5 के बीच में ये मार्क है। यहाँ पे कोई लेंथ ख़त्म हुई है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये का कितनी है ना, तो 9 सेंटीमीटर तक मैं श्योर हूँ। तो इसलिए ये वाला एरर तो हमेशा अनसर्टेनिटी के कारण आएगा। इसी को अनसर्टेनिटी बोला जाता है, जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो। तो इसी अनसर्टेनिटी के कारण ये लीस्ट काउंट एरर्स होते हैं जो रैंडम में आएंगे। अब इनको मिनिमाइज करने के लिए देखो, मैंने उस लेंथ को मान लो 9.9 तो था ना, और 9.5 के बीच में था। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, हमने किसी बच्चे को पूछा भाई कितना, उसे बोला सर 9.4 लग रहा है। किसी और ने बोला सर 9.6 लग रहा है। किसी ने बोला सर नहीं, मैंने और ध्यान से देखा है 9.45 सेंटीमीटर लग रहा है। किसी ने बोला सर 9.3 है ये। किसी ने बोला सर नहीं, मैंने लेंस लेके आया और ये पूरा 9.5 सेंटीमीटर ही है। तो देखो मैंने आज 7-8 ऑब्जर्वेशन ले ली, ऐसे ही हम 1000 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। तो उन 1000 ऑब्जर्वेशंस का हम कर लेंगे मीन कैलकुलेट। मीन कैसे होता है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। तो मान लो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप सबको कर दो भाई ऐड, और डिवाइड बाय कर दो 5। तो जो रैंडमनेस आ रही है ऑब्जर्वेशन के कारण, वो खत्म हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। कभी ये पॉजिटिव आ रहा है, कभी ये नेगेटिव आ रहा है, तो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। तो रैंडम एरर्स पढ़ना भी साथ में ज़रूरी है। देखो थ्योरी भी और समझ दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो रैंडम एरर्स आर दोज विच अगर इरेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज। साइज भी नहीं पता कम ज़्यादा हो रहा है, साइन भी नहीं पता, साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
दीज एरर राइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। जैसे मान लो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें टेम्परेचर वेरी करी जा रहा है और टेम्परेचर वेरिएशन से एरर आ रहे हैं। पर्सनल एरर्स भी हो सकते हैं ऑब्जर्वर के इसके अंदर। तो इसमें लीस्ट काउंट एरर है, इट इज़ एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो दीज एरर्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि अगर आपकी लेंथ, आप चाहते हो कि मुझे इस लेंथ को बड़ा प्रिसाइजली मेजर करना है भाई, इसमें एरर ना आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्केल की बजाय वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गोज ले लूँगा, उससे मेजर करूँगा। तो दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन कैलकुलेटिंग देयर एवरेज वैल्यू। ऑल्सो बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दे कैन बी मिनिमाइज। अब इसका क्या मतलब है लास्ट लाइन का, देखो मान लो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम एक ऐसा कमरा बनाएंगे जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर मुझे वहाँ पे कम टेम्परेचर चाहिए तो मैं ऐसे एसी वहाँ पे लगाऊंगा कि वो टेम्परेचर की रेंज 20 डिग्री सेल्सियस पे मुझे चाहिए, तो मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे सेट करूँगा, बाहर के टेम्परेचर से अंदर वाला टेम्परेचर वेरी ना करे। तो इस तरह से सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, कंडीशंस बनाई जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स में, ताकि ये एरर मिनिमाइज हो सके। आई होप आप इन चीज़ों को समझे हो। देखो फिजिक्स का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या जेई में बहुत ज़्यादा नंबर ले आना वो ज़रूरी है अगर आप कुछ आगे प्रोफेशनली अच्छा करना चाहते हो, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका इंटरेस्ट बनता है। फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, उतना आप अच्छे से इसको एंजॉय करोगे और एक्सेल करोगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। देखो एक्यूरेसी मैंने जैसे बताया कि एक ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, वो एक्यूरेसी है। ठीक है, और इस एक्यूरेसी को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं एक्यूरेसी को बाय रिड्यूसिंग एरर्स। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये बताता है, इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। अभी एग्जांपल से बात करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट, इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर एंड लैक ऑफ कैलिब्रेशन। इसमें कैलिब्रेशन अगर प्रॉपर नहीं भी है, आपकी जीरो जो थी एम्पेयर मीटर की, चाहे वो 6 डिवीजनें आगे चली गई हुई है पहले ही जीरो करंट पे ही, हम माइनस कर देंगे 6 डिवीजनों को। तो प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात को समझो। हाँ, अगर आपके पास एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है और आपने बड़े ध्यान से चीज़ को मेजर करा है, कैलिब्रेटेड है प्रॉपर, तब प्रिसीजन से एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे। देखिए जैसे ये एक ट्रू वैल्यू है, मान लो कोई लेंथ है जिसकी वैल्यू है 4.567 सेंटीमीटर, 4.567 सेंटीमीटर। अब एक बंदे ने, ये एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, जो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करी गई है और बड़े ध्यान से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को लेके फिर एवरेज कैलकुलेट करके ये वैल्यू मेजर करी गई है। इसमें रैंडम एरर्स को बहुत ज़्यादा हद तक हमने मिनिमाइज कर दिया है, तो हम इसको ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। अब मैंने इसी लेंथ को क्लास में किसी बच्चे को दे दिया, उसने मेजर करा भाई सर ये 4.4 सेंटीमीटर है। अब उसने ये चीज़ किससे मेजर करी है, उसने फुट्टे से मेजर करी है, जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपका रिजल्ट है, वहाँ से लीस्ट काउंट हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ये अनसर्टेनिटी है। तो 4.4 सेंटीमीटर उसने मेजर करी है। एक और बंदा है, उसके पास वर्नियर कैलिपर है, ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, उसने सेम लेंथ मेजर करी है 4.32 सेंटीमीटर। अब ये नीचे वाला रिजल्ट जो है भाई ज़्यादा प्रिसाइज है, इट इज़ मोर प्रिसाइज। बट आप ये देखो कि क्या ये ट्रू वैल्यू के पास ज़्यादा है या ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। अगर हम 4.567 में से 4.4 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.167, ये एरर बनेगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से। अब मैं बात करता हूँ 4.32 की। अब इसमें देखो मैंने मेजर करा है वर्नियर कैलिपर के साथ, क्योंकि मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 4.32 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर हुआ है, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिजल्ट पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करूँ 4.567 सेंटीमीटर माइनस 4.32 सेंटीमीटर करें, तो ये 0.247 उसके आसपास, आई थिंक आप इसको देख लेना, लेकिन ये ज़्यादा एरर आएगा जो 0.167 से बड़ा है। तो मतलब 4.32 जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, बट वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मोर एक्यूरेट रिजल्ट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, यू कैन रीड इट।
आगे हम चलते हैं कि हम हमेशा अब किसी रीडिंग को रिपोर्ट कैसे करते हैं। देखिए, अगर मान लो आपको मैंने एक लेंथ मेजर करने के लिए बोली विच इज़ 3.2 सेंटीमीटर और आपने उसको सिंपल स्केल के साथ मेज़र करा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं वो हमें बताते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा गया। आप डायरेक्टली वहाँ से अनसर्टेनिटी लिख सकते हो। तो ये इस लेंथ में 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी हो सकती है। समझिए मेरी बात। अगर मैं इसी लेंथ को ऐसे लिखूँ 3.20 सेंटीमीटर, तो अब हम यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक चल गए। देखो लेंथ उतनी ही है, लेकिन इस केस में हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 0.0, देखो डॉट के नीचे डॉट लगाना है, पहले डिजिट के नीचे 0 और लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1, इतने सेंटीमीटर यूनिट भी लिखना है। तो यहाँ से लीस्ट काउंट हमारा उस इंस्ट्रूमेंट का निकल आएगा। अब ये नीचे वाला रिजल्ट मोर प्रिसाइज है, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको बोला जाता है। आगे हम पूरा टॉपिक करेंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस एरर को, इस अनसर्टेनिटी को, किसको बोल रहा हूँ मैं अनसर्टेनिटी को, इसी लीस्ट काउंट को हम अनसर्टेनिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके छोटी लेंथ में मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको अनसर्टेनिटी बोल देते हैं। इसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 3.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए को मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, डेल्टा ए को लीस्ट काउंट भी माना जा सकता है, डेल्टा ए को अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारी अनसर्टेनिटी है। यहीं से हम लीस्ट काउंट भी लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी से। जैसे मैंने बताया, इसमें लीस्ट काउंट 3.2 सेंटीमीटर मान लो लेंथ है, तो उसमें लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। मान लो आपने किसी चीज़ का वेट मेज़र करा 4.58 ग्राम फोर्स, तो अब फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, फर्स्ट डिजिट के आगे 0 लगेगा, लास्ट डिजिट के लिए 1 लगेगा और ग्राम फोर्स। तो ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा गया है उसका लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम फोर्स है, और इसको हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं 4.58 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब होता है कि भाई ये 4.59 भी हो सकती है वैल्यू और 4.57 भी हो सकती है। तो इस रेंज में हम अनसर्टेन है। आई होप आपको समझ आया, ऐसे हम रिपोर्ट करते हैं। ओके, अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और फिर बताइए कि क्या आंसर है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। हमें प्रिसाइज बतानी है कौन सी है। तो प्रिसीजन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलती है, लेकिन यहाँ पर सब में अगर मैं देखूँ तो इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन यूनिट्स को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मिलीमीटर वाली लेंथ है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। तो जो मिलीमीटर है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, इसलिए सबसे प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट से इसी लेंथ को मेजर करा गया है। ऐसे ही मीन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। उसने बोल दिया एवरेज लेंथ या मीन लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें से एक्यूरेट कौन सा हमारा रिजल्ट है? देखो सेंटीमीटर वाला जो है तो आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर। तो ये तीनों सेंटीमीटर्स में है, लेकिन मुझे एक्यूरेट बताना है, प्रिसाइज नहीं बताना। इसमें देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक गए तो ये प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसाइज है। उससे कम प्रिसाइज ये वाला है, लेकिन सबसे कम प्रिसाइज है ये 4.9 सेंटीमीटर वाला। लेकिन मुझे बताना है प्रिसाइज नहीं, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट तो भाई सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि अगर आप 5 सेंटीमीटर में से इन सबको बारी बारी माइनस करके एरर को देखो, तो आप देखेंगे कि इस केस में 4.9 सेंटीमीटर वाले केस में एरर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो सबसे कम होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमारी रीडिंग है ऑप्शन ए 4.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो भाई जो वर्नियर कैलिपर है उस पर 20 डिविजन्स दी गई हैं स्लाइडिंग स्केल पे। इससे पहले आपको वैसे वर्नियर कैलिपर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर 10 डिविजन्स दी जाएँ वर्नियर स्केल के ऊपर या स्लाइडिंग स्केल के ऊपर 10 डिविजन्स के लिए, अभी याद कर लो, हम डिटेल लेक्चर करेंगे। तो लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर 20 डिवीज़न वाला वर्नियर कैलिपर है तो फिर लीस्ट काउंट होता है 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, 2 बार mm लिखना है। तो इसलिए इसका तो लीस्ट काउंट आ गया 0.05 mm। स्क्रू गोज पे वो कह रहा है कि भाई 1 मिलीमीटर पिच है और 100 डिविजन्स हैं। तो ये 1 पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन और सर्कुलर स्केल फॉर्मूला होता है। पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर है,
पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके जब हम जेई की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो आप अगर 1 mm को 100 से डिवाइड कर दो तो बनेगा 0.01 mm। ठीक है, तो जो इससे भी छोटा हो गया ये वो है। तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर लेंथ विद इन ए वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितनी होती है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो हमारे पास होती है वो होती है 6000, अगर रेड लाइट की मैं बात करूं 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो ये बनेगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और अगर मैं इसको ले जाऊंगा और छोटे उसमें यूनिट्स में, अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। सिंपल सी बात है। तो मैंने इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब ये सबसे छोटा आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4 mm। तो जितना छोटा होगा लीस्ट काउंट, जितना कम होगा उतना हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पे प्रिसाइज डिवाइस पूछा गया था, तो सबसे प्रिसाइज ऑप्शन सी है। आई होप आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ पा रहे हो। एक और ऐसी एग्जांपल ध्यान से देखो आप। देखो 2 क्लॉक्स हैं, कहते हैं हमने 2 क्लॉक्स को टेस्ट करना है फॉर अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक जो हमारी किसी नेशनल लेबॉर्ट्री में पड़ी हुई है। तो 12 बजे टाइम चेक करा जाता है। जब एक्चुअल 12 बजते हैं उस टाइम पे देखा जाता है कि स्टैंडर्ड क्लॉक में कितना टाइम है और दोनों क्लॉक्स की रीडिंग्स क्या है। तो फर्स्ट क्लॉक की रीडिंग्स को ध्यान से देखो, ये अराउंड 12 PM ही है, लेकिन ये जो रीडिंग्स है ना ये ज़्यादा वेरी कर रही हैं। देखो इसमें 1 मिनट का फ़र्क, 1 मिनट और 10 सेकंड का फ़र्क आ रहा है पहली 2 रीडिंग्स में। फिर इसमें और इसमें 1 मिनट से भी ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये 59 है और अभी नेगेटिव साइड वाली की तरफ है। तो इधर भी 1 मिनट के अराउंड डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 मिनट का डिफरेंस, यहाँ भी 1 मिनट के अराउंड डिफरेंस आ रहा है। किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं? 12-00-00 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। इस केस में अगर मैं देखूं तो इसमें वेरिएशन कम है, वैसे एरर ज़्यादा है। एरर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन नहीं हो रखी प्रॉपर, लेकिन इसमें वेरिएशन आप चेक करो तो इन दोनों में अगर मैं देखूं दोनों रीडिंग्स में तो ये 1 मिनट से कम की वेरिएशन है। ये कितनी वेरिएशन है? देखो यहाँ पर 1 सेकंड यहाँ से बचा और 6 सेकंड ही है, तो ये 7 सेकंड का डिफरेंस है सिर्फ दोनों रीडिंग्स में आपस में कंपेयर करने पर। इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर अराउंड 12 सेकंड का ही डिफरेंस है। इसको फर्स्ट रीडिंग से कंपेयर करें तो 1 सेकंड का ही डिफरेंस है। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे भी बढ़ेंगे तो ये 6-7 10 सेकंड इतना डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस रीडिंग्स में मिनट्स का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई इसमें प्रिसीजन कम है, क्लॉक 1 में प्रिसीजन कम है क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है, तो प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पा रहा टाइम इंटरवल्स को। तो इसलिए हम क्लॉक 2 को प्रेफर करेंगे जिसमें टाइम की रीडिंग में वेरिएशन कम है। हाँ, 10 पे आ रहा है टाइम 12 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो एक्चुअली कैलिब्रेशन प्रॉब्लम है, वो जीरो एरर है, तो वो हम उसको क्लियर कर देंगे देख के कि वो नीडल एक्चुअल टाइम के हिसाब से कहाँ पे है। तो इसलिए एक्यूरेसी के लिए क्लॉक 1 यूज़ होगी, लेकिन प्रिसीजन के लिए क्लॉक 2 यूज़ होगी। ठीक है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं हम, उसमें हमेशा कुछ डिजिट्स होते हैं जिनके बारे में हम डाउटफुल होते हैं। तो वो जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उनको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे जो हैं उनको हम कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पता चलते हैं। तो एक एग्जांपल फिर से मैं आपको यहाँ पे छोटी सी दे देता हूँ। मान लो मैंने किसी लेंथ को मेज़र करा 4.64 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि लीस्ट काउंट कितना है। सेम लेंथ को मैंने स्केल से मेज़र करा सिंपल, तो वो 4.6 सेंटीमीटर आया, क्योंकि उसके आगे वाले डिजिट पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो उस वजह से यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट इसके रूल्स विद एग्जांपल्स करेंगे।
तो सबसे पहला रूल है हमारा कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं किसी भी मेज़रमेंट में वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 40.3 सेंटीमीटर, 42.3 सेंटीमीटर, 43056 मीटर, ये सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और नंबर भी अगर मैं सिंपली लिख लूँ 24.123, इसमें कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो पहले नॉन ज़ीरो की बात हो गई। अब अगर मान लो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में कोई दो नॉन ज़ीरोज़ हैं, उनके बीच में कोई ज़ीरो आ गई। एग्जांपल देखो 4.004 मीटर। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे पता चला गिन के 1 2 3 4, ये दो नॉन ज़ीरो थे, ये दोनों नॉन ज़ीरो थे 4 4, इनके बीच में कुछ ज़ीरोज़ आ गई हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। बिना डेसिमल पॉइंट वाले में भी आप देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी, तो अगर मान लो आपके पास ये नंबर है 5006 304। अब ये देखो दो नॉन ज़ीरो 6 और 4 के बीच में एक ज़ीरो आ गई है, 5 और 3 के बीच में दो ज़ीरोज़ आ गई हैं। ये सारी ज़ीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो लास्ट वाला 4 आया ना वो हमें पता है कि भाई कितनी वैल्यू है उसकी, तभी मैंने 4 लिखा, अदरवाइज मैं उसको 0 लिखता अगर नहीं पता होता तो। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दो रूल ये हो गए कि एक तो आपने देखना है कि भाई अगर नॉन ज़ीरो ही हैं सारे डिजिट्स तो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, और अगर एक ज़ीरो आ गई है दो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में या दो ज़ीरोज़ आ गई हैं तो वो ज़ीरोज़ को गिनना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट। अब कुछ ऐसा नंबर है, मान लो 4.300 मीटर मीटर, 4.3000 मीटर। अब ये एक्चुअली 3 डिफरेंट रीडिंग्स हैं एक ही लेंथ की। रीडिंग हमारी जो बता रही है कि भाई लेंथ 4.3 मीटर है, लेकिन देखो ज़ीरोस लगाने से क्या होता है, जब हम ज़ीरोस लगाते हैं तो उसका मतलब है कि जो पहली वाली लेंथ मेज़र करी गई है वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करी गई है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मीटर है। यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, यूनिट लिख दो। इसका लीस्ट काउंट 0.001 मीटर है, इसका लीस्ट काउंट 0.000001 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करी गई है लेंथ। लेंथ वही है लेकिन मैं 3 के बाद कितना कॉन्फिडेंट हूँ इन रीडिंग से पता चलता है। तो अगर कोई ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, ट्रेलिंग ज़ीरोस एंड वाली ज़ीरोस, उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, उस केस में लगना है ये रूल। ठीक है, तो उन ज़ीरोस को आपने सिग्निफिकेंट मानना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरोस का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करा है जो ज़्यादा प्रिसाइज था। जितनी ज़ीरो बढ़ती जाएंगी उतनी मेज़रमेंट की प्रिसीजन बढ़ती जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझो। अगर वैसे हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, मान लो मैंने मार्केट से कपड़ा लेके आना है तो मैंने 4.3 मीटर कपड़ा ही लेके आना है। अब उसमें मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहा है, क्योंकि कपड़े में अगर एक आध मिलीमीटर आगे पीछे हो भी जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर कई बार हमें लगता है कि भाई इन ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, क्योंकि ये तो 4.3 मीटर ही है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, इन ज़ीरोज़ का मतलब है क्योंकि उससे पता चलता है आपने कितना प्रिसाइजली चीज़ों को मेज़र करा है। ओके, फिर नेक्स्ट है द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का दिमाग घूम जाता है, सर ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है सर। देखो मान लो 60 लिखा हुआ है, 600 लिखा हुआ है, 6000 लिखा हुआ है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिजिक्स में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई 60 तो भाई 600 से 10 टाइम्स छोटा है सर, तो क्यों उस ज़ीरो का सिग्निफिकेंस नहीं है सर, ये 600 वाली ज़ीरो का सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पैसों की बातें नहीं हो रही कि हमें कितने पैसे लेने थे, 600 रुपया लेना था और उसने 60 रुपये दे दिए, हमने बोला कोई बात नहीं, लास्ट वाली ज़ीरो का क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है। जब हम लेन देन की बात करते हैं तब इन ज़ीरोज़ का सिग्निफिकेंस है। हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को फिज़िकली मेज़र करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी लेंथ को मेज़र कर रहे हो, मान लो आपने लेंथ को मेज़र करा, एक लेंथ है मेरे पास, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। मान लो एक लेंथ है मेरे पास विच इज़ 50 या 500 सेंटीमीटर।
मान लो ये लेंथ है 500 सेंटीमीटर, मैंने मेजर करी। अब भाई इस लेंथ को देख के, अगर मुझे लीस्ट काउंट नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट का नहीं मुझे पता, तो इस लेंथ को देख के मैं नहीं बता सकता कि भाई कितनी डिजिट्स हैं जिसके बारे में ऑब्जर्वर श्योर था इस लेंथ को देख के। क्यों? अगर मान लो कोई ऐसा स्केल है जिसमें दो ही मार्किंग्स हैं, 1 0 और 1 मीटर, तो उसने जब लेंथ मेजर करी थी वो ऐसे रखा था, ठीक है। तो अब उसने हिंट एंड ट्रायल ही लिया, दिमाग से कुछ इंट्यूशन से करा कि नहीं ये कहीं हाफ पे शायद ख़त्म हो रही है लेंथ, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ कि ये 500 सेंटीमीटर है। तो फिर मतलब है कि लास्ट वाली दोनों जीरोस के बारे में वो डाउटफुल है, तो फिर उनका सिग्निफिकेंस कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना उन जीरोस का सिग्निफिकेंस, क्योंकि स्केल हमारा ये है। स्केल अगर बताया हुआ है, अगर उसने दिया हुआ है कि भाई इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करा है जिसमें वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक मार्क कर सकता है। एक और स्केल की एग्जाम्पल हो, मान लो एक और स्केल है जिसमें यहाँ 0 है, यहाँ 1 मीटर है, लेकिन इसके बीच में हर 10 सेंटीमीटर के बाद मार्किंग लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लगानी पड़ेगी, आगे ले जाते हैं थोड़ा, 10, ठीक है। तो मैं 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब वही लेंथ मैंने यहाँ पे रखी, तो भाई अब मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि भाई इस केस में है 500 सेंटीमीटर ही है, लेकिन मैं इसको जो लिखूंगा तो ये बनेगा 100 सेंटीमीटर, जिसमें ये वाले 50 तक तो श्योर है, क्योंकि उसने देखा कि 1 2 3 4 5 डिवीजन तक तो ये है, 5 डिवीजन नज़र आ रही हैं, उतनी लेंथ तो ये है, तो 50 यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। तो देखो ऊपर वाली रीडिंग में और नीचे वाली रीडिंग में लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया तो अब मैं इसमें बोलूँगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें बोलूँगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमेशा कन्फ्यूज़न होगी ना फिर बच्चों को। आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे, आपको तो 500 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है, आपको कैसे पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट का? तो कन्फ्यूज़न होगी। इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम पावर ऑफ टेंस को यूज़ करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। यूनिट्स को चेंज करते टाइम भी हम पावर ऑफ टेंस को यूज़ करते हैं। तो इसलिए याद रखना है यहाँ पर कि जो ट्रेलिंग जीरोस हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, उन ट्रेलिंग जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता फिजिक्स में, ठीक है। चलो एक और पहले कर लेते हैं, फिर हम पावर्स ऑफ 10 की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। एक और रूल है, रूल नंबर 5, कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो जो जीरोज लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल है 0.00450 सेंटीमीटर। तो इसमें ये वाली जो जीरोज हैं लेफ्ट साइड वाली, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंड ओनली दीज 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये वाली जीरो गिननी है, कोई प्रिसीजन बता रही है, लेकिन इधर वाली जीरो को गिनने का मतलब नहीं है। तो इस तरह का लेस देन 1 वाले नंबर, जैसे मान लो 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.04534 किलोग्राम, ये कोई मास है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कौन सी जीरो नहीं गिननी, ये दोनों जीरो नहीं गिननी। अगर वो जीरो राइट साइड पे लगी होती फिर गिन लेते, यहाँ नहीं गिननी। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5। तो इस ऑब्जर्वेशन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कौन सी जीरो गिननी है, कौन सी नहीं गिननी। ओके, अब पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। जो लास्ट एग्जाम्पल हमने करी थी उसमें 500 सेंटीमीटर को अलग अलग लेंथ से मैंने बोला कि हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इसमें कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, पीछे वाली जीरोस को हम नहीं काउंट करते। अब इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं हम। मान लो आपने ऐसे स्केल से मेजर करा जिसमें 0 मार्क है और 1 मीटर का मार्क है, तो फिर तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये जो पावर है 10⁻², उनको हम कभी सिग्निफिकेंट नहीं गिनते, सीधा बेस जो है वही सिग्निफिकेंट होता है। याद रखना, बेस इज सिग्निफिकेंट। चलो, तो ये यूनिट्स को चेंज करने पर भी होती है चीज़। हम 500 सेंटीमीटर को ऐसे रिपोर्ट करेंगे फिजिक्स में। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज करा जिसमें मार्किंग्स हैं, 10 मार्किंग्स हैं, तो इसी लेंथ को फिर ऐसे रिपोर्ट किया जाएगा, 5.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 हैं, क्योंकि बेस के सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको काउंट करने हैं। ये बेस होता है, ये पावर ऑफ 10 होती है।
तो पावर ऑफ 10, ये 2 जो है वो पावर ऑफ 10 है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको नहीं गिनना। लेकिन अब मैं बेस में ही 5 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर मैं एक और अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आऊँ जिसमें 0 से लेके 1 मीटर के बीच में 100 डिविजन्स हैं, तो यही लेंथ को फिर हम ऐसे करेंगे रिपोर्ट 5.00 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है 500 ही है, लेकिन अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ों को एक्सप्रेस करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, रीडिंग कैसे दी गई है इसका ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आए सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करो, तो बेस में जितने भी डिजिट्स हैं उन पे वो सारे पुराने वाले रूल्स लगेंगे जो अभी हमने बात करी है, उन रूल्स को ध्यान से समझना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे होता है। और याद रखना कि बेस हमेशा 1 से लेके 10 के बीच में हम नंबर ले लेते हैं। द एग्जैक्ट नंबर्स इन ए फॉर्मूला हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो कोई फॉर्मूला है 4πr² सरफेस एरिया का, तो इसमें जो 4 आ रहा है इसको आप 4 भी लिख सकते हो, 4.0 भी लिख सकते हो, 4.00 भी लिख सकते हो, 4.000 भी लिख सकते हो, जितने मर्जी यहाँ पर जीरोज आप लगा लो। जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अपना डाटा देखो, डाटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उस हिसाब से आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मान सकते हैं। तो कैलकुलेशंस में अगर कोई नंबर आ रहा है किसी फॉर्मूले में, उसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाए। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चीज़ों को याद करने से बात नहीं बनेगी, फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ही आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि हम कई बार राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। क्यों करते हैं राउंड ऑफ? देखिए बच्चे, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, मान लो आपने 2-3 चीज़ें मेज़र करी, लेंथ मेज़र करी, ब्रेड्थ मेज़र करी, हाइट मेज़र करी, और आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो किसी क्यूब का। तो मान लो लेंथ है मेरे पास 2.34 सेंटीमीटर है, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से 4.5 सेंटीमीटर, और हाइट मैंने ले ली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले काउंट करो। इसमें कलर चेंज करेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो हैं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट एक डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्टेड है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो बच्चे, इस केस में ये जो 10 सेंटीमीटर है, इस केस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हाइट में है। मतलब जो हमारे 3 वैल्यूज़ हैं उसमें हाइट सबसे लेस प्रिसाइज है, सबसे कम प्रिसीजन है इसकी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट करा तो वो कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से अगर आप करोगे तो। लेकिन जब आप रिजल्ट को रिपोर्ट करोगे, आपका रिजल्ट मेजरमेंट से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। जो मेजरमेंट है उससे कम प्रिसाइज, उसके बराबर ही होनी चाहिए रिजल्ट की प्रिसीजन। इस बात का ध्यान रखना, फिजिक्स में ये रूल बहुत यूज होता है। जब भी आप कुछ कैलकुलेशंस करते हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हो, फिर कुछ कैलकुलेशंस करते हो, तो जो रिजल्ट है दैट हैज सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। तो हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं, बहुत आसान है। कैसे होते हैं राउंड ऑफ? सबसे पहले कि अगर आपने जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटा है, तो उसके पीछे वाले डिजिट्स को हम वैसे ही छोड़ देंगे। सिंपल एग्जांपल्स हैं, फटाफट पढ़ लो। जैसे ये 7.82 है और मुझे इसका 7.8 बनाना है, तो अब यहाँ देखा जाएगा भाई जिसको मैंने ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो 2 5 से छोटा है, तो मैं पिछले वाले डिजिट को ऐसे ही लिख दूंगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 3.94 में भी जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो इसको 3.9 लिखा जाएगा। 6.87 में मुझे 7 छोड़ना है, बट 7 तो जो है भाई वो 5 से बड़ा है, मोर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो उस केस में जो पीछे वाला डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा, 6.9 हो जाएगा। 12.78 में भी ये जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इस केस में भी जो पीछे वाला 7 है वो 8 बन जाएगा। तो 5 से बड़े के लिए पीछे वाले डिजिट को बढ़ा दो, 5 से छोटे के लिए उसको वैसे ही रहने दो। अब अगली दिक्कत है कि अगर वो 5 है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 ही है, फिर क्या करोगे? फिर पीछे वाले डिजिट को चेक करेंगे कि क्या वो इवन है या वो ऑड है। अगर तो पीछे वाला डिजिट हमारा, जैसे यहाँ इवन वाली एग्जांपल है, 5 से पीछे वाला डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट 2 है विच इज़ इवन, तो इवन नंबर को हम वैसे ही रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर भी 5 से पहले 6 है जो इवन है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर आपके 5 से पहले ऑड नंबर है, जैसे यहाँ 7 है, उसको एक बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ भी 5 से पहले 1 है जो ऑड नंबर है,
उसको एक बढ़ा देंगे तो ये 16.2 हो गया। आई होप आपको रूल समझ आ गए। रूल्स को याद कर लेना, कॉपी पे लिख लेना। आगे चलते हैं। हाउ टू डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस मेंटेनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करना पड़ेगा जब आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस करोगे। हमेशा जो आपका रिजल्ट होगा वो उतना प्रिसाइज ही होगा जितनी आपकी मेजरमेंट्स प्रिसाइज हैं। तो मेजरमेंट अगर 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी गई हैं तो सबसे कम प्रिसिजन वाले को हम देखेंगे। लेकिन 2 रूल्स हैं हमारे पास। एक रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में, और दूसरा रूल है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले रूल में बच्चों हम सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं जितना लीस्ट प्रिसाइज नंबर हो। जैसे मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई वाले केस में, अगर मान लो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, उसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आएगा, तो आप देखोगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इन तीनों ऑब्जर्वेशंस में, किसके हैं। तो वो जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही आपके रिजल्ट में होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज 142.06 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.23 के साथ। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है। तो ये आएगा रिजल्ट 32.6738। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसमें कितने हैं? 2। रिजल्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो है वो रॉन्ग है। सिग्निफिकेंट फिगर 6 ही है, लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि कम वाले कितने हैं? 2, तो इसमें भी 2 ही होने चाहिए। तो अब इसको राउंड ऑफ करना है मुझे, इस डिजिट को ड्रॉप करना है, इसको मुझे ड्रॉप करना है। ये 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो पीछे वाला वो एक बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आप कितना लिखोगे? 33। ठीक है, तो ऐसे आंसर आपको लिखना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिवीज़न वाली। 0.90 को मुझे 4.26 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.2112676। कैलकुलेटर हमेशा ऐसे आंसर देता है, काफ़ी प्रिसीजन तक आंसर देता है। लेकिन जब फिजिक्स में हम रिपोर्ट करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और नीचे वाले में 3 है, तो कम वाले देखने हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब मैं 1 को ड्रॉप करना चाहता हूँ 1 से इधर वाले जो 5 से छोटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.21। तो ऐसे रिपोर्ट करना है। ठीक है, पूरा नहीं आंसर रिपोर्ट करना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से जब आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, किस मेजरमेंट में है उतना ही रखना है रिजल्ट में। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट्स देखे जाते हैं, डेसिमल प्लेसेस। सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखे जाते, डेसिमल प्लेसेस देखी जाती है। एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, मैंने करी हुई है एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे जस्ट लिख ही रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो मुझे इनको प्लस करना है, तो आंसर आ रहा है 3.4731। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसमें 3 है और इस रिजल्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेफ्ट वाली नहीं गिननी आपको। तो इसमें कितने आए? देखने पर तो मुझे पता लग रहा है 5 हैं, लेकिन मुझे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बजाय डेसिमल प्लेसेस को देखना है। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक है रिजल्ट, ये 3 तक है, ये 2 तक है। तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। सो रिपोर्ट द रिजल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे लास्ट वाले नंबर में है विच इज़ 2। तो आंसर विल बी 3.47। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने। अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे फिर इसको 1 तक करोगे, बट वो गलत हो जाएगा। इसमें डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो एक और एग्जांपल एक कर लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लो हमारे पास है 62.831 -24.5492। अब ऊपर वाले में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ देखो डेसिमल प्लेसेस ही आपको चेक करने हैं। मैंने वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए थे, मैं रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमें डेसिमल प्लेसेस चेक करने हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें 4 हैं। ठीक है, नीचे वाली रीडिंग में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो जो आपका रिजल्ट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही होना चाहिए। पहले माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 38.2818।
तो मुझे इसे रिपोर्ट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब लास्ट वाले को राउंड ऑफ करना है। तो 8 को ड्रॉप करोगे, 8 5 से बड़ा है तो इसलिए 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा 38.282। तो उतने डेसिमल प्लेसेस तक आपको करना है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशंस में क्या करना है, देखो 2 ही हैं, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कम से कम कितने हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेसेस देख लो कम से कम कितने हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसकी एग्जांपल देखो, पावर ऑफ 10 में हम हमेशा करते हैं, जब हम यूनिट को भी चेंज करते हैं तब भी करते हैं 4700 मिलीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं यूनिट चेंज करूंगा या पावर ऑफ 10 में लिखूंगा तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.7 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहाँ भी मैंने यूनिट को चेंज नहीं करा, लेकिन इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमने रखे हैं। 4 और 7 को गिन के आप देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम इसको ऐसे पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। अब यूनिट चेंज भी करके देखते हैं। मान लो मुझे इसको मीटर में लेके जाना है, तो मीटर में लेके जाने के लिए 1 मिलीमीटर को मैं 10⁻³ मीटर पुट कर सकता हूँ, है ना, 4.7 मीटर। अब मैंने यूनिट चेंज कर दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो देखो मैंने उतने ही रखे हैं जितने होने चाहिए, 2। ऐसे ही मान लो मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मैं इसको 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, तो मैं इस चीज़ में चेंज करूँगा 4.7 इंटू 10⁻³ और मिलीमीटर की जगह मैंने पुट कर दिया 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो सॉल्व हो के कुछ चीज़ें, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है तो 2 आ जाएगा, 4.7 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ वही है, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है जब भी यूनिट्स को चेंज करना है या पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना है। तो पहले मैंने यूनिट पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करा, तब भी मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखे, यहाँ भी 2 हैं, इस केस में भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, हर जगह 2 हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देखिए, हम चीज़ों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो इतनी बड़ी सारी रेंज होती है हर फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे लेंथ है, आप इलेक्ट्रॉन का साइज़ या एटम का साइज़ देखो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में है, और यूनिवर्स का साइज़ बहुत बड़ा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में रेंज की बात करी थी। तो इतनी बड़ी रेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हम पावर ऑफ 10 को यूज़ करते हैं। तो हम साइंटिफिक नोटेशन जैसे मैंने बताया उसमें हम लिखते हैं चीज़ों को, लेकिन एक एस्टीमेट के तौर पे हम राउंड ऑफ कर देते हैं जो बेस पार्ट है। बात समझो, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, a इंटू 10⁻⁵, अभी मैंने जैसे लिख रहा था, तो a जो है बेस पार्ट है, बेस को हम हमेशा राउंड ऑफ कर देते हैं और हम सीधा उसको 10⁻b में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पावर ऑफ 10 जो होती है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल देखो, स्पीड ऑफ लाइट मान लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये जो बेस है 1 और 10 के बीच में नंबर चाहिए, उस नंबर को आपने चेक करना है कि वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर तो वो 5 से छोटा है तो उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दो और पावर को लिख दो सिर्फ। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड OM लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, ये है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हम एक एस्टीमेट लगाने के लिए कि हमें सिर्फ देखने से ही पता चल जाए कि कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है चीज़ों में, हम ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमने मेजर करी हुई है, लेकिन मैं इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ। अब मुझे फिर से इस नंबर को चेक करना है कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो अब ये 5 से बड़ा है, तो हम जब भी इसको ड्रॉप करेंगे हम इस पावर को 1 बढ़ाएंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 10⁻30 kg। ठीक है, नॉट -31, 30, मैंने एक पावर बढ़ाई है, 1 को ऐड करा इसमें, तो +1 करेंगे तो -30 kg आएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी हुई है, क्लास में अगर पूछ लें तो आप ध्यान से पढ़ लेना इसको। तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक्स को फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशंस यूज़ करके मैंने एक फॉर्मूला बनाया और उनकी मेजर्ड वैल्यूज़ में एरर्स हैं, तो हम रिजल्ट में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरर कितने तरह के होते हैं, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, और ये एरर्स एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में और पावर में
कैसे प्रोपेगेट करते हैं, रिजल्ट के अंदर कैसे जाते हैं ये एरर, और रिजल्ट में एरर कैसे रिपोर्ट करना है। क्वांटिटीज़ में एरर आपको पता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वांटिटीज़ में एरर मान लो आपको पता है और आप रिजल्ट में एरर लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, और मास में आपको पता है कि भाई 0.01 किलोग्राम का एरर है, और वॉल्यूम में 0.1 मीटर क्यूब का एरर है, लेट अस सपोज। ये एब्सोल्यूट एरर्स मैं बता रहा हूँ जिसकी अभी तक हमने डिस्कशन करी है। फ्रैक्शनल एरर्स भी गिवन हो सकते हैं, परसेंटेज एरर भी गिवन हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपको एरर पता है, आप रिपोर्ट करना चाहते हो कि डेंसिटी में कितना एरर आएगा। ये चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को आप अच्छे से देखो, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।